मैं अमन आप सभी का स्वागत करता हूं पैरामेडिकल सारथी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज एक और बेहतरीन टॉपिक लेके आए हैं। देखो ये टॉपिक आपको कहीं भी यूट्यूब पर बहुत कम बहुत रेयर चांस में अवेलेबल मिलेगा। ये टॉपिक उनके लिए है जो लोग बीटीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बिहार में लैब टेक्नीशियन के लिए प्रयोग कर रहे हैं, उनके लिए टॉपिक है क्योंकि बीटीएससी के सिलेबस में ये टॉपिक दिया गया है। तो ये चीज़ हमें पढ़ना पड़ेगा। मान लो 2 से 3 क्वेश्चन या एक ही क्वेश्चन आ जाए तो वो सिलेक्शन के लिए निर्णायक हो जाता है। तो टॉपिक हम एक भी नहीं छोड़ेंगे, सारे टॉपिक बेहतरीन तरीके से बिल्कुल पढ़ते हुए चलेंगे। देखो टॉपिक का क्या नाम है? टॉपिक का नाम है एनिमल केयर। एनिमल केयर टॉपिक का नाम है, इसको हम बेहतरीन तरीके से इसके वन लाइनर्स, क्वेश्चंस ए टू जेड बिल्कुल देखते हुए चलेंगे। एनिमल केयर में हम अगर देखें तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉमन लेबोरेटरी एनिमल्स की, यानी प्रयोगशाला में सामान्यतः उपयोग किए जाने वाले जानवर, यानी ऐसे एनिमल्स जिन्हें हम लेबोरेटरी में कॉमनली यूज करते हैं। एक और चीज और, ये नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा तो भी ज्वाइन कर लेना, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये चीज आपको दी जाएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब, साथ में कमेंट करके अप्रिसिएशन जरूर दिखा देना, ठीक है। सबसे पहले बात करें कॉमन लेबोरेटरी एनिमल्स की, यानी ऐसे एनिमल्स जो कॉमनली लेबोरेटरी में या लैब में इस्तेमाल किए जाते हैं। क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं वो अभी हम आगे देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करें कौन कौन से एनिमल इस्तेमाल किए जाते हैं। माउस हो गया, रैट हो गया, जीनिया पिग हो गए, रैबिट हो गए। ये सारे एनिमल्स हैं जो आपके कॉमनली लैब में इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा हैमस्टर हो गया, तो ये सब आपके कॉमनली लैब में इस्तेमाल किए जाने वाले एनिमल्स हैं। कहाँ कहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं? जैसे पहले मैं बात करूँ माउस की, मैं माउस की बात करूं तो ये जेनेटिक्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा कैंसर की स्टडीज करनी हो तो वहां पर हम माउस का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी चीज, माउस का लाइफ स्पैन कितना होता है? तो 1.5 से लेके 2 साल तक माउस जिंदा रहता है, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है। तीसरी चीज, माउस का वेट कितना होता है? लगभग 20 से 40 ग्राम होता है। और रिप्रोडक्शन यानी 19 से लेके 21 दिन तक गेस्टेशन पीरियड इसकी होती है माउस की, ठीक है। देखो जितना भी हम रिप्रोडक्शन स्टेज देखेंगे वो काफी कम दिनों का है क्योंकि हमें लैब में जल्दी जल्दी एनिमल्स ही हमें रिसर्च करनी है। तो ऐसा तो नहीं है कि हम हाथी लेके चले आए जिसका रिप्रोडक्टिव स्टेज काफी सालों तक होता है। तो नहीं, ऐसा इस्तेमाल नहीं करते, काफी कम दिनों वाले रिप्रोडक्टिव एनिमल्स लेके आते हैं, ठीक है। तो ऐसे माउस का कितना हो गया? 19 से 21 दिन का हो गया। इसके अलावा दूसरी चीज हम बात करें रैट की। रैट और माउस में क्या डिफरेंस है? आपने देखा होगा एक सफेद वाला बड़ा चूहा आता है जिसको हम घर में पालते हैं, ठीक है। उसको हम बोलते हैं रैट। और एक छोटी वाली माइस, जिसको छोटी वाली चूहिया जो कपड़े कुतरती है, उसको हम बोलते हैं माउस। तो माउस जो होता है वो छोटा होता है आकार में, रैट जो होता है वो बड़ा होता है। कि अन्य चीज क्लियर है? तो देखो, रैट का इस्तेमाल हम करते हैं टॉक्सिकोलॉजी में या फार्मेकोलॉजी में। तो टॉक्सिकोलॉजी की बात हो गई या फार्मेकोलॉजी की बात हो गई, हम रैट का इस्तेमाल करेंगे। रैट की लाइफ स्पैन कितनी होती है? 2 से 3 सालों तक होती है। वेट कितना होता है? 200 से 300 ग्राम वेट होता है रैट का। क्या इतनी चीज क्लियर है? ठीक है। आगे मैं बात करूं रैट का रिप्रोडक्टिव स्टेज कितना दिन का होता है, तो 21 से लेके 23 दिनों तक का होता है। जीनिया पिग, जीनिया पिग के बारे में बात करें तो इम्यूनोलॉजी में इस्तेमाल करते हैं, टीबी रिसर्च में इस्तेमाल करते हैं हम जीनिया पिग का, ठीक है। इसका लाइफ स्पैन 4 से 5 सालों तक होता है। वेट कितना होता है? 700 से 1200 ग्राम वेट होता है। और रिप्रोडक्टिव स्टेज 59 से लेके 72 दिनों तक का होता है। ये बात हमने कर ली जीनिया पिग की। देन नेक्स्ट एनिमल आता है रैबिट। रैबिट बोले तो खरगोश। खरगोश का इस्तेमाल हम करते हैं एंटीबॉडी प्रोडक्शन के लिए और पायरोजन टेस्ट के लिए। तो रैबिट का इस्तेमाल हमने कहाँ किया? एंटीबॉडी प्रोडक्शन के लिए और पायरोजन टेस्ट के लिए। लाइफ स्पैन खरगोश की 5 से 8 सालों तक होती है। वेट कितना होता है? 2 से 6 किलोग्राम तक होता है। और रिप्रोडक्शन फेज कितना होता है? 30 से 33 दिनों का होता है। कितनी चीज क्लियर है? चलो आगे देखो, लास्ट में आता है हैमस्टर। हैमस्टर देखो, हैमस्टर का इस्तेमाल हम करते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए और डायबिटिक स्टडीज के लिए। यहाँ हम इस्तेमाल करते हैं हैमस्टर। लाइफ स्पैन कितनी होती है हैमस्टर की? 2 से 3 साल तक होती है। वेट कितना होता है? 80 से 120 ग्राम तक होता है। और रिप्रोडक्टिव स्टेज 15 से लेके 18 दिनों तक होती है। क्या इतनी चीज क्लियर है? आगे बढ़ जाए। चलो आगे मैं बात करूं फूड रिक्वायरमेंट्स की, यानी भोजन की आवश्यकताएं। अब जितना भी हम एनिमल्स लैब में रखे हुए हैं, तो ऐसी बात तो है नहीं कि उनको हम भूखा रखेंगे। उन्हें हम देंगे भोजन, यानी उनके लिए हम फूड अरेंजमेंट्स करेंगे। तो उनको क्या हम करते हैं? बैलेंस डाइट पैलेट्स विद प्रोटीन, फैट, कार्ब्स, विटामिन एंड मिनरल्स। उनको क्या देते हैं? हम बैलेंस डाइट पैलेट्स देते हैं। किससे एनरिच्ड होते हैं वो पैलेट्स? प्रोटीन से होते हैं। उसके अंदर फैट्स होते हैं, कार्ब्स होते हैं, विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं। यानी जितने भी माइक्रो एलिमेंट्स, मैक्रो एलिमेंट्स दोनों जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है या उन एनिमल्स के शरीर के लिए आवश्यक है,
वैसा माइक्रो एलिमेंट और माइक्रो एलिमेंट का मिक्सचर हम किसको देते हैं, उन एनिमल्स को देते हैं जिन पे हमें रिसर्च करनी है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये लाइन याद रखना, स्टार मार्क कर लो। जीनिया पिग्स रिक्वायर विटामिन सी सप्लीमेंटेशन। जीनिया पिग को क्या देना पड़ता है, विटामिन सी का सप्लीमेंटेशन देना पड़ सकता है। ये लाइन से कई बार क्वेश्चंस बने हुए हैं और बनते हैं। तो जीनिया पिग ही ऐसा होता है जिसको विटामिन सी के लिए सप्लीमेंटेशन की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। प्रोवाइड फ्रेश क्लीन वाटर, यूज सिपिंग बॉटल्स। पानी कैसे इस्तेमाल करते हैं, फ्रेश वाटर इस्तेमाल करेंगे, सिंपल सी बात है। क्लीन वाटर इस्तेमाल करेंगे, ऐसा तो नहीं बैक्टीरिया वाला पानी पिला दे तो वैसे ही उनकी कमज़ोर एनिमल्स होते हैं, मर-मुरा जाए, तो सिंपल सी बात है। इसके अलावा सिपर बॉटल्स का इस्तेमाल करते हैं जिससे वो पानी को सिप-सिप करके पीते हैं। क्या ये चीज़ क्लियर है? अवॉइड ओवरफीडिंग, फैटी बॉडी, मेंटेन बॉडी वेट। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। देखो ओवरफीडिंग जो होती है, ओवरफीडिंग जैसे हम लोग घर में डॉग पालते हैं, ठीक है? डॉग पालते हैं तो हम लोग ऐसा करते हैं कि उसको कितना खिला दें कि मोटा दिखे। क्यों? क्योंकि भड़कील दिखेगा तो लोगों को डर लगेगा, ये सिंपल सी बात होती है। लेकिन जो हम एनिमल्स अगर लैब में हम लेके रखे हुए हैं, उनको हम क्या करते हैं, ओवर फीडिंग से या फैटी फूड से उनको बचाते हैं, अवॉइड करते हैं। क्यों? क्योंकि भाई उनका बॉडी वेट मेंटेन करना है। अब ओवर वेट हो जाएँगे तो क्या रिसर्च की वैल्यू सही आ पाएगी क्या? नहीं आ पाएगी। तो रिसर्च की वैल्यू हमें मेंटेन करने के लिए उनका बॉडी वेट हमें मेंटेन करना पड़ता है। आगे मैं बात करूँ हाउसिंग और एनवायरनमेंट्स की। घर के लिए, आवास के लिए और पर्यावरण के लिए। हाउसिंग एंड एनवायरनमेंट बोलते हैं इस चीज़ को। कौन-कौन से फैक्टर होते हैं, उनकी स्टैंडर्ड वैल्यूज़ क्या होती हैं, ये चीज़ हम यहाँ देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं केज मटेरियल। केज मटेरियल क्या होता है? पिंजड़ा होता है। मान लो खरगोश भी आप पालते हो घर में, सिंपल सी बात है, तो पिंजड़े में रखा जाता है। ऐसा तो नहीं घर में खुला छोड़ दिया जाएगा, बिल्ली खा जाएगी। तो केज मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं, पिंजड़ा ज़रूर रखते हैं। किससे बना होता है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। जो एनिमल का केज होता है स्टेनलेस स्टील का या पॉलीकार्बोनेट्स का बना होता है। तो केज जो मटेरियल होता है वो किससे बना है? स्टेनलेस स्टील से या पॉलीकार्बोनेट से मिलकर बना होता है। इसके अलावा हम बात करें बेडिंग की, तो बेडिंग क्या हस्क हो गया, सॉडस्ट हो गया या पेपर से बना होता है। टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है। हमें उन्हें रहने के लिए कितना टेम्परेचर देना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। 20 से लेके 26 डिग्री टेम्परेचर उनके लिए सूटेबल होता है। ना बहुत ज़्यादा ठंडा और ना बहुत ज़्यादा गर्म, क्योंकि आपने भी देखा होगा ठंडियों में छोटे-छोटे जंतु मरने लगते हैं, ठीक है? या बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो भी डेथ होती है। तो इसके लिए हमें टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है। ह्यूमिडिटी की बात करें, ह्यूमिडिटी कितनी रखनी पड़ती है? 30 से लेके 70% तक ह्यूमिडिटी रखनी पड़ती है। लाइट या डार्क साइकिल्स के बारे में बात करें, लाइट या डार्क साइकिल्स कितना हो गए? 72 आवर लाइट, 12 आवर्स लाइट और 12 आवर डार्क, यानी सिंपल सी बात है 12 घंटे के लिए उन्हें रोशनी चाहिए और 12 घंटे के लिए अंधेरे। ये सिंपल सी चीज़ें हम लोग पे भी अप्लाई होती हैं, ठीक है? हम ह्यूमन्स हैं, हम थोड़े हार्श कंडीशन में भी रहने के लिए आदी हो चुके हैं। जैसे इस समय गर्मी में टेम्परेचर 40 से 50 डिग्री चला जाता है, ठीक है? तो हम लोग वहाँ क्या हो चुके हैं, हम लोग उस टेम्परेचर में रहने के लिए आदी हो चुके हैं, पर एनिमल्स नहीं रह पाते, उन्हें प्रॉब्लम होती है। तो जो लाइट और या डार्क साइकिल हो गया, उन जैसे हम लोग को भी लाइट कितनी चाहिए, 12 घंटे की दिन होती है और 12 घंटे की रात होती है, ठीक है? तो इतना 24 घंटे में ऐसा कुछ डिवीज़न होता है कि 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। तो इसको सेम ऐसा ही एनिमल्स के लिए भी चाहिए होता है कि 12 घंटे की उनको लाइट चाहिए, साथ में 12 घंटे की अंधेरे, या रात चाहिए या दिन चाहिए, ठीक है? ये सिंपल सी बात हो गई। वेंटिलेशन के बारे में बात करें, वेंटिलेशन के लिए 10 से 15 एयर एक्सचेंज पर आवर, ठीक है? 10 टू 15 एयर एक्सचेंजेस पर आवर इनको वेंटिलेशन भी चाहिए होता है एनिमल्स को। आगे मैं बात करूँ, देखो 2 लाइन्स हैं, इंपॉर्टेंट है। केज क्लीन डेली एंड डिसइंफेक्टेड वीकली। केज को हमें डेली क्लीन करना पड़ेगा और डिसइंफेक्ट करना पड़ेगा वीकली। यानी अगर हम केज को रख रहे हैं, तो हमें उनको डेली क्लीन, साफ-सफाई उसकी डेली करनी पड़ेगी, लेकिन डिसइंफेक्टेड वीकली, उसको वीकली या हफ्ते में डिसइंफेक्टेड करना पड़ेगा। क्या इतनी चीज़ क्लियर है? फिर केस शुड बी लेबल्ड विद एनिमल आईडी एंड डेट्स। अब ऐसा तो है नहीं, मान लो आपने 3-4 माइस या रैट पाल लिए, ठीक है? 4 आपने सफ़ेद चूहे केज में रख लिए। मान लो, तो सुनो यहाँ पर, ये 4 केज हैं, ठीक है? 4 केज हैं, चारों केज में क्या किया आपने, व्हाइट वाले रैट रख दिए, ठीक है? अब उसमें आप कैसे पता करोगे भैया कि इसके अंदर हमने एक दवाई दी थी, इसके अंदर दूसरी दवाई दी थी, तीसरी दवाई दी थी? तो इसके लिए क्या होता है, जो केज होता है, जो पिंजड़ा होता है, उसके ऊपर एनिमल की आईडी और डेट, ये दोनों लिखे होने चाहिए, मेंशन होने चाहिए, ठीक है? ये पता चले इसका का घोटाला इसमें कर दो, इसका घोटाला इसमें कर दो, क्योंकि दिखने में चारों ही सफ़ेद है, ठीक है? तो ये सिंपल सी बात है कि केज के ऊपर एनिमल का लेबल आईडी और डेट सारी चीज़ मेंशन होने चाहिए। ये चीज़ क्लियर है?
आगे एक और इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम बोलते हैं ब्रीडिंग या प्रजनन। ठीक है, ब्रीडिंग याद रखना, ब्रीडिंग रेशियो कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो मैटिंग रेशियो जो होता है 1 मेल पे 2 से 3 फीमेल्स होती हैं, यानी एक मेल होगा उसके ऊपर 2 से 3 फीमेल्स रखी जाएंगी उसकी मैटिंग के लिए। क्या इतनी चीज क्लियर है? गेस्टेशन पीरियड की बात करें, गेस्टेशन पीरियड कितना होता है मैंने अभी शुरू शुरू में चार्ट के माध्यम से समझाया, वही चीज है। माउस का 19 से 21 दिन होता है, रैट का 21 से 23 दिन होता है, रैबिट के 28 से 33 दिन होता है, जीनिया पिग का 59 से 72 दिन होता है। तो ये सारी चीजें बिल्कुल आप याद रखना। इसमें याद करने का है यही मैटिंग रेशियो कितना होना चाहिए, एक मेल पे 2 से 3 फीमेल्स होनी चाहिए। क्या ये चीज क्लियर? आगे कुछ लाइन्स है इंपॉर्टेंट, वो देखो। प्रोवाइड नेस्टिंग, हाँ एक सेकेंड, प्रोवाइड नेस्टिंग मटेरियल। नेस्टिंग मटेरियल जो होता है उनका घोंसला जो होता है जिसको हम नेस्टिंग मटेरियल बोलते हैं, किससे प्रोवाइड होना चाहिए? पेपर का होना चाहिए, कॉटन का होना चाहिए। इसके अलावा वीएनिंग एट 3 to 4 वीक्स आफ्टर बर्थ। इसके अलावा रिकॉर्ड मैटिंग डिलीवरी। अच्छा वीएनिंग क्या है अभी आगे समझेंगे, अभी आगे डिटेल में समझेंगे, अभी बस इतना समझो। वीएनिंग कितनी हो चाहिए? 3 से लेके 4 वीक्स आफ्टर बर्थ होनी चाहिए। और रिकॉर्ड मैटिंग, डिलीवरी और लेटर साइज, ये सबका रिकॉर्ड होना चाहिए एनिमल का, जो भी एनिमल्स पे हम रिसर्च कर रहे हैं। क्या इतनी चीज क्लियर? आगे देखो, हैंडलिंग ऑफ एनिमल। हैंडलिंग कैसे करें जानवरों को पकड़ने की विधि के बारे में हम बात करें तो यूज मिनिमम स्ट्रेस टेक्निक। मिनिमम स्ट्रेस टेक्निक होना चाहिए। हैंडल ड्यूरिंग लाइट फेज और देयर साइकिल। उनके लाइट फेज और उनकी साइकिल के बारे में हैंडल करना चाहिए। यूज ग्लव्स फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम बाइट्स या इन्फेक्शन। इन्फेक्शन हो गया उनके बाइट्स के हो गए, इससे प्रोटेक्शन के लिए हमें ग्लव्स का इस्तेमाल करना चाहिए। देखो ग्लव्स का इस्तेमाल सिंपल सी बात है, लैब में हम कोई भी काम कर रहे हैं तो हमें ग्लव्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। क्या इतना चीज क्लियर है? अब उसको देखो, मेथड ऑफ हैंडल देख ले, कैसे हम उनको पकड़ते हैं, कौन से एनिमल को कैसे पकड़ते हैं, उनको मेथड टू हैंडल एनिमल के बारे में बात करेंगे और उसके मेथड टू हैंडल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जैसे पहली चीज देख लो, माउस। माउस को अगर हम लैब में इस्तेमाल कर रहे हैं तो माउस को अगर हमें केज से, पिंजरे से बाहर निकालना है तो उसके लिए हम कैसे पकड़ेंगे माउस को? होल्ड बाई टेल बेस। कैसे होल्ड करेंगे? उसके पूंछ से पकड़ेंगे, होल्ड करेंगे। और नेक प्लस नेक या स्किन, नेक से पकड़ सकते हैं, स्किन नेक स्किन से पकड़ सकते हैं। तो माउस को कैसे पकड़ा? टेल बेस से होल्ड किया और नेक और स्किन से पकड़ लिया। ठीक है, इतनी चीज क्लियर। रैट के बारे में बात करें, ओवर बैक ग्रिप यूजिंग थंब एंड फिंगर्स। जो रैट को हम पकड़ेंगे तो उसके बैक को पकड़ेंगे, किससे ग्रिप करके? अपने थंब से और अपने फिंगर से। जीनिया पिग को कैसे पकड़ेंगे? कप विथ बोथ हैंड्स, सपोर्ट हैंड लिम्स। कप, अपने बोथ हैंड्स को कप जैसा बनाएंगे और उसके हैंड लिम को सपोर्ट करके उठा लेंगे। तो एक जीनिया पिग के बारे में बात होगी। रैबिट को कैसे पकड़ते हैं? वन हैंड अंडर चेस्ट। रैबिट को सिंपल सी बात है, अपने रैबिट पकड़ते हुए देखा होगा लोगों को, कैसे उसके चेस्ट के अंदर हाथ लगा कर रखते हैं। अदर हैंड हाइंड क्वार्टर्स, दूसरा हाथ उसके हैंड क्वार्टर्स पे होने चाहिए। इतनी चीज क्लियर है। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है केज स्टेरलाइजेशन। केज स्टेरलाइजेशन मतलब जो पिंजरा होता है एनिमल्स का, उसको कैसे स्टेरलाइज करेंगे उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, डेली अगर हम बात करें तो डेली हमें स्टेरलाइजेशन करने की जरूरत पड़ेगी। क्या मैंने शुरू में बताया था? अभी नहीं करेंगे। डेली हम क्या करेंगे? क्लीन करेंगे। वीकली हम क्या करेंगे? डिसइंफेक्टेंट करेंगे। ठीक है, तो देखो डेली की अगर बात करें तो क्लीन ड्रॉपिंग्स, ड्रॉपिंग्स को हमें क्लीन करना चाहिए। चेंज ब्रीडिंग, बेडिंग्स को उसके चेंज करना चाहिए। ठीक है, वीकली हम क्या करेंगे? वीकली वॉश केज विद डिटर्जेंट। वीकली हम क्या करेंगे? डिसइंफेक्ट करेंगे। तो सबसे पहला काम करे क्या करेंगे? केज को, पिंजरे को हम डिटर्जेंट से वॉश कर लेंगे और रिनाइज विद हॉट वाटर, और गर्म पानी से धो लेंगे। एक चीज ध्यान रखना, हॉट वाटर है, कोल्ड वाटर से नहीं। हॉट वाटर से क्यों? क्योंकि जो थोड़े बहुत बैक्टीरिया, हीट सेंसिटिव बैक्टीरिया जो रह जाएंगे वो हॉट वाटर से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या किया हमने वीकली में, हफ्ते में क्या किया? केज को डिटर्जेंट से साफ किया और उसको धो लिया, किससे? गर्म पानी से। इतनी चीज क्लियर है। स्टरलाइज के बारे में बात करें, आप कैसे स्टरलाइजेशन करेंगे? स्टरलाइज विया ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव का टेम्परेचर मैंने हर बार हर लेक्चर में बताया है, 121 डिग्री से 15 psi प्रेशर पर 20 मिनट के लिए ऑटोक्लेविंग करेंगे। यूवी लाइट देंगे फॉर सरफेसेस, सरफेस के लिए यूवी लाइट देंगे। केमिकल डिसइंफेक्टेंट्स लाइक लाइसॉल, फिनॉल इस्तेमाल करेंगे। इतनी चीज क्लियर है। आगे मैं बात करूं इन्फेक्टेड मटेरियल डिस्पोजल, यानी संक्रमित सामग्री का निस्तारण। जो संक्रमित इन्फेक्टेड मटेरियल हो गए हैं एनिमल्स के पास, उसको हम कैसे डिस्पोज करेंगे? तो उनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे मान लो शार्प मटेरियल हो गया, उसके लिए हम क्या? पंचर प्रूफ कंटेनर्स इस्तेमाल करते हैं। इतनी चीज क्लियर। इन्फेक्टेड बेडिंग्स जो हो गई तो उनको क्या करेंगे? ऑटोक्लेव फर्स्ट, देन इंसिनरेट। इंसिनरेट बोले तो दहन, यानी बहुत हाई टेम्परेचर पर दहन करेंगे। ठीक है,
और ऑटोक्लेविंग पहले करेंगे, उसके बाद इंसिनरेट करेंगे। दोनों प्रक्रिया इस्तेमाल की जाएंगी बेडिंग में, इन्फेक्टेड बेडिंग के लिए। कारकेसेस के लिए क्या करेंगे? डीप ब्यूरियल विद लाइम और इंसिनरेशन, ठीक है। यूज कलर कोटेड बायोमेडिकल वेस्ट बिन। ये तो हर जगह, ये तो आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है कि कलर कोटेड बीएमडब्ल्यूज या बायोमेडिकल वेस्ट बिन्स इस्तेमाल किए जाते हैं। ये तो नॉर्मल हॉस्पिटल में भी हम इस्तेमाल करते हैं, और मैंने माइक्रोबायोलॉजी के लेक्चर में बहुत डिटेल में समझाया हुआ है कि किस लेबल कलर का बैग हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मेंटेन अ डिस्पोजल लॉगबुक, हमें एक डिस्पोजल लॉगबुक मेंटेन करना चाहिए, ठीक है। पोस्टमार्टम एंड डिस्पोजल, पोस्टमार्टम एंड डिस्पोजल क्या भैया? मृत पशु का शव परीक्षण और निस्तारण, यानी जो एनिमल डेड हो गए हैं उनके लिए पशु का शव परीक्षण या निस्तारण या उनका पोस्टमार्टम और डिस्पोजल में क्या क्या करते हैं वो देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करूं पोस्टमार्टम की, तो पोस्टमार्टम क्या होता है? पोस्टमार्टम डन इन बायोसेफ्टी कैबिनेट विद स्टेरलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स। पोस्टमार्टम कहाँ किया जाता है? बायोसेफ्टी कैबिनेट के अंदर किया जाता है। किसके साथ किया जाता है? स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट के साथ किया जाता है। एक्सटर्नल एग्जामिनेशन, यानी बाहरी परीक्षण में हम क्या देखते हैं? वेट देखते हैं सबसे पहले, कितना भारी है, उसको कहीं इंजरी तो नहीं हुई है, उसकी इंजरीज के बारे में पढ़ेंगे, इन्फेक्शन साइंस के बारे में देखेंगे। तो ये इसके एक्सटर्नल एग्जामिनेशंस हो गए। और साथ में बात करें इंटरनल डाइसेक्शंस में, तो हार्ट हो गए, लंग्स हो गए, लिवर हो गए, किडनी हो गई, इंटेस्टाइन हो गई। तो ये सिंपल सी बात है, पोस्टमार्टम में यही चीजें देखी जाती है। इंटरनल डाइसेक्शंस में हार्ट के बारे में जानकारी लेते हैं, लंग्स देखते हैं, लिवर, किडनी और इंटेस्टाइन को देखते हैं। इन्हीं चीज क्लियर है। ऑर्गन प्रिजर्व्ड इन 10% फॉर्मेलिन फॉर हिस्टोपैथोलॉजी, ये लाइन को 5 स्टार मारो। ऑर्गन कैसे प्रिजर्व करते हैं? 10% फॉर्मेलिन में प्रिजर्व करते हैं हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज के लिए। हिस्टोपैथोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं? टिश्यू की स्टडी करते हैं, सिंपल सी बात है। तो टिश्यू की स्टडी के लिए हम कितना इस्तेमाल करेंगे? 10% फॉर्मेलिन का इस्तेमाल करेंगे। इतनी चीज क्लियर। डिस्पोजल के बारे में देखो, डिस्पोजल क्या है? डिस्पोज कैसे करेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट डिस्पोजल है इंसिनरेशन। ये इंसिनरेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? दहन बोलते हैं। दहन मतलब किसी चीज को जलाना या बर्न करना। तो इंसिनरेशन क्या होता है? आइडियल फॉर लैब एनिमल्स। इंसिनरेशन लैब एनिमल्स के लिए आइडियल होता है। इसके अलावा डीप ब्यूरियल, डीप ब्यूरियल मतलब जमीन में गहराई से गाड़ देना, ठीक है। 3 to 4 फीट ट्रेंच, यूज ऑफ लाइम एंड डिसइंफेक्टेंट्स। इतनी चीज क्लियर है। फॉलो CPCSEA एंड ICMR गाइडलाइंस। एक संस्था है जिसको बोलते हैं CPCSEA। अभी हम आगे देखेंगे ये किस काम आती है। इसके अलावा ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल एंड रिसर्च, इनकी गाइडलाइंस का हम पालना करेंगे। डिस्पोजल में इनके गाइडलाइंस का हम पालना करेंगे। इतनी चीज क्लियर है। अब मेथड्स के बारे में देखो, मेथड के बारे में देखो और ये कैसे कैसे उसको वो करेंगे, डिस्पोज करेंगे। सबसे पहली चीज हमने देखी इंसिनरेशन, यानी बेस्ट मेथड फॉर लैब एनिमल्स के लिए। तो सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है उसको डिस्पोज करने के लिए? लैब एनिमल्स को इंसिनरेशन है, दहन है, जलाना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे आता है डीप ब्यूरियल। डीप ब्यूरियल यानी पिट मोर देन 3 या इक्वल टू 3 फीट डीप। कितना, ये वैल्यू याद रखना, इक्वल टू या मोर देन, 3 से ज्यादा या 3 के बराबर डीप गड्ढे में हमें एनिमल को गाड़ देना चाहिए। किससे कवर करना चाहिए? लाइम और डिसइंफेक्टेंट से कवर कर देना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा एक और तरीका इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है रेंडरिंग। रेंडरिंग में क्या करते हैं? ये लार्जर एनिमल्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। टिश्यू यूज्ड फॉर बाई प्रोडक्ट्स, इसके टिश्यू बाई प्रोडक्ट्स के तौर पर इस्तेमाल कर दिए जाते हैं, रेंडरिंग कर दिए जाते हैं। इन्हीं चीज क्लियर है। कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस देख लो, जैसे CPCSEA मैंने बताया था, ये क्या है? ये क्या करता है? मॉनिटर एथिकल एनिमल यूज इन इंडिया, ठीक है। एनिमल यूज का मॉनिटर्स करता है, कितना एथिकल यूज कर रहे हैं हम, इसको कौन देखता है? CPCSEA, ये नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। रिकॉर्ड ऑफ बर्थ, डेथ, ब्रीडिंग एंड यूजेस आर मैंडेटरी। रिकॉर्ड होना चाहिए किसका? बर्थ, डेथ, ब्रीडिंग और यूजेस कितना होना चाहिए? मैंडेटरी होनी चाहिए। ओनली ट्रेंड पर्सनल शुड बी हैंडल एंड ट्रीट एनिमल। देखो ऐसा तो है नहीं, अगर लैब में हम एनिमल्स पाल रहे हैं तो अनट्रेंड पर्सन को उसके साथ दुर्व्यवहार करने के लिए भेज दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। ट्रेंड पर्सन ही अलाउड होना चाहिए, हैंडल करना चाहिए और ट्रीट करना चाहिए एनिमल्स के साथ, ठीक है। एनिमल अंडर एक्सपेरिमेंट शुड बी ऑब्जर्व डेली। जो भी एनिमल्स कहाँ हैं? अंडर एक्सपेरिमेंट है, उनको डेली ऑब्जर्व करना चाहिए। तो ये था आपका पूरा पूरा थ्योरी पार्ट। अब देखते हैं वन लाइनर्स, देन इसके बाद MCQ। बिल्कुल बेहतरीन तरीके से ये टॉपिक आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं पे कवर हो जाएगा, ठीक है। वन लाइनर्स के बारे में बात करूं,
देखो वन लाइनर्स मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में बनाए हैं, क्योंकि जो भी इंग्लिश नहीं समझ पाएगा ऊपर थ्योरी में, वो सारी चीज़ वन लाइनर्स में कवर हो जाएंगी, और जिनको वन लाइनर्स की हिंदी और इंग्लिश से दिक्कत होगी वो आगे एमसीक्यू सॉल्व कर लेंगे सेम क्वेश्चंस बिल्कुल इंग्लिश में। तो बिल्कुल हिंदी और इंग्लिश दोनों साथ साथ पढ़ते चलो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। माउस इज द मोस्ट कॉमनली यूज फॉर लैब एनिमल्स। सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है, सबसे मोस्ट कॉमन हम कौन सा एनिमल यूज करते हैं? सबसे पहले हम यूज करते हैं, सबसे मोस्ट कॉमन यूज करते हैं माउस। कई बार क्वेश्चंस आ सकते हैं इससे कि मोस्ट कॉमन लैब एनिमल कौन सा है, तो माउस होता है। फिर मैंने बताया था कि एक और लाइन स्टार करो कि विटामिन सी डाइट में किसको चाहिए होता है, तो वो चाहिए होता है जीनिया पिग्स को। इतनी चीज क्लियर है। फिर मैं बताऊं द गेस्टेशन पीरियड, द गेस्टेशन पीरियड ऑफ अ रैबिट। रैबिट का गेस्टेशन पीरियड कितना होता है? 28 से 33 दिनों का होता है, यानी खरगोश का गर्भकाल। गेस्टेशन पीरियड को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? गर्भकाल बोलते हैं। 28 से 33 दिनों का होता है। क्लेस क्लीनिंग इज डन डेली एंड स्टरलाइज्ड वीकली। मैंने बताया केस क्लीनिंग कितना होना चाहिए? सफाई रोज होनी चाहिए। स्टरलाइजेशन सप्ताह में वीकली में एक बार की जानी चाहिए। माइस आर हेल्ड बाई टेल बेस एंड नेक स्किन। माउस को कैसे पकड़ा जाता है? पूंछ को और गर्दन की स्किन से पकड़ा जाता है। इतनी चीज क्लियर है। ऑटो क्लेविंग इज द बेस्ट मेथड फॉर केज स्टरलाइजेशन। केज स्टरलाइजेशन के लिए बेस्ट मेथड कौन सा है? हमने बताया ऑटो क्लेविंग है। टेम्परेचर, प्रेशर, टाइम सब कुछ याद रख लेना, ठीक है। आगे देखो, रैट्स आर यूज टू ड्रग्स टॉक्सिसिटी स्टडीज। चूहे दवा की विषाक्तता जांच में प्रयोग किए जाते हैं, यानी कोई ड्रग कितनी टॉक्सिसिटी हो सकती है उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? रैट या माइस या चूहे, सॉरी माइस नहीं, माइस मोस्ट कॉमन एनिमल है। रैट्स का इस्तेमाल करते हैं। रैट और माइस दोनों अलग अलग चीज है, ध्यान रख लेना, ठीक है। तो रैट का इस्तेमाल करते हैं हम ड्रग टॉक्सिसिटी के स्टडीज के लिए, ठीक है। जीनिया पिग्स आर यूज्ड इन टीबी एंड इम्यूनोलॉजिकल रिसर्च। जीनिया पिग का इस्तेमाल हम कहाँ पर करते हैं? या गिनी पिग जिसको हिंदी में बोलते हैं, गिनी पिग का उपयोग टीबी और इम्यूनोलॉजिकल रिसर्च में इस्तेमाल करते हैं। बेडिंग शुड बी चेंज डेली। बेडिंग जिसको हम बोलते हैं हिंदी में बिछावन, उनके सोने के लिए, उनके लेटने के लिए जो व्यवस्था की जाती है उसको हम बोलते हैं बेडिंग। डेली चेंज करना चाहिए क्या? जी बिल्कुल करना चाहिए। लाइट या डार्क साइकिल का रेशियो कितना होना चाहिए? 12 घंटे का होना चाहिए। 12 घंटे का दिन, 12 घंटे का रात। ये लैब एनिमल्स के बारे में बात हो रही है। टेम्परेचर मैंने बताया इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 20 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। ह्यूमिडिटी 30 से 70% होना चाहिए। रैबिट्स आर यूज्ड फॉर पायरोजन टेस्टिंग। खरगोश का उपयोग पायरोजन टेस्ट में किया जाता है। एनिमल केयर केसेस शुड बी इंसिनरेट और बरीड डीपली। मृत जानवरों को क्या करना चाहिए? जलाना चाहिए या गहराई में दबा देना चाहिए। इतनी चीज क्लियर है। केज स्टरलाइजेशन कैन बी डन इन यूवी लाइट। पिंजरे की स्टरलाइजेशन कैसी करनी चाहिए? यूवी लाइट से की जानी चाहिए। विटामिन सी डेफिशिएंसी इन गिनिया पिग्स कॉजेस स्कर्वी। विटामिन सी मैंने बताया था गिनी पिग में क्या सप्लीमेंट के हिसाब से देनी चाहिए, सप्लीमेंट में देनी चाहिए। अगर हम नहीं देंगे तो क्या हो सकता है? तो उसमें विटामिन सी की कमी से गिनी पिग में क्या हो सकता है? स्कर्वी डिजीज हो सकती है, ठीक है। इसको कैसे याद रखोगे सर? ये देखो, हम लोग में भी जब विटामिन सी की कमी होती है तो स्कर्वी डिजीज हो जाती है। तो ऐसे गिनी पिग में भी मान लो विटामिन सी की कमी होगी तो स्कर्वी डिजीज हो जाएगी। हैंडलिंग शुड बी स्ट्रेस फ्री एंड जेंटल। पकड़ने की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए? तनाव मुक्त और सौम्य होनी चाहिए। बिल्कुल स्ट्रेस फ्री एंड जेंटल होनी चाहिए। ऐसा नहीं पकड़ के गर्दन दबा दो एनिमल का, वो ऐसे ही परेशान है कि सर ये कहाँ लैब में ले आए हो, ऊपर से गर्दन वर्दन दबा दो तो फिर वो स्ट्रेस में ही मर जाए, ठीक है। तो बिल्कुल स्ट्रेस फ्री एंड जेंटल होनी चाहिए। एनिमल एक्सपेरिमेंट्स नीड्स IAEC अप्रूवल। ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है। एक मैंने CP वाला करके बताया था, एक दूसरा नाम यहाँ पर आया है IAEC। अभी इसका फुल फॉर्म आगे MCQ में देखेंगे। अभी बस इतना जानो कि एनिमल का प्रयोग करने से पहले किसकी मंजूरी चाहिए होती है हमें? IAEC। ऐसा नहीं होता कि हम रास्ते से चूहे पकड़ के ले आए और एक्सपेरिमेंट करने लगे, नहीं। पहले हम क्या करेंगे? IAEC से अप्रूवल लेंगे, उसके बाद ही हम एक्सपेरिमेंट के लिए जाएंगे। इतनी चीज क्लियर है। शार्प शुड बी डिस्पोज्ड इन पंचर प्रूफ कंटेनर्स। नुकीली चीजों का निस्तारण पंचर प्रूफ कंटेनर में किया जाता है। जो शार्प्स होते हैं उनको कहाँ डिस्पोज करना चाहिए? पंचर प्रूफ कंटेनर में डिस्पोज करना चाहिए, ठीक है। डिस्पोजल ऑफ वेस्ट फॉलोज BMW रूल्स 2016। कचरे का निस्तारण बायोमेडिकल वेस्ट नियम 2016 के अनुसार होता है। फीमेल माइस कैन ब्रीड 6 to 8 वीक्स ऑफ एज।
फीमेल माइस जो होती हैं 6 से 8 सप्ताह की उम्र में प्रजनन योग्य हो जाती हैं, ठीक है। डेली लॉगबुक ऑफ हेल्थ एंड ब्रीडिंग मस्ट बी मेंटेन। स्वास्थ्य एंड प्रजनन का दैनिक रिकॉर्ड रखना आवश्यक होता है। एनिमल फूड शुड बी स्टेराइल एंड पैथोजन फ्री। ये तो जनरल सी बात है कि जो हम उसको फूड खिला रहे हैं एनिमल को, वो स्टेराइल होना चाहिए, पैथोजन नहीं होने चाहिए, क्योंकि एक तो वैसे ही कमजोर एनिमल्स होते हैं ये चूहे वगैरह, ठीक है। फिर मैं बात करूं, पोस्टमार्टम शुड बी डन इन बायोसेफ्टी हुड। पोस्टमार्टम या शव परीक्षण बायोसेफ्टी हुड में किया जाना चाहिए। प्रॉपर वेंटिलेशन अवॉइड अमोनिया एक्यूमुलेशन। उचित वेंटिलेशन से क्या होता है, अमोनिया जमा नहीं होता। अब वेंटिलेशन क्यों दे रहे हैं, मान लो एक केज है, केज में वेंटिलेशन नहीं है, चारों तरफ से पैक है, ठीक है। अब उसमें क्या हुआ, एमोनिया क्या होता है, ये टॉक्सिक पदार्थ होता है, मैंने बात की थी इसको उत्सर्जन तंत्र में, एक्सक्रीटरी सिस्टम में, ठीक है। तो अमोनिया जो होता है वो टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल होता है, सबसे ज्यादा टॉक्सिक होता है। टॉक्सिक की अगर हम रेशियो की बात करें तो अमोनिया सबसे ज्यादा होता है, उससे कम आता है यूरिया, और सबसे कम टॉक्सिक होता है यूरिक एसिड, ठीक है। तो ये वेस्ट मटेरियल्स होते हैं 3 तरीके के बॉडी से, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। अमोनिया किसका वेस्ट मटेरियल होता है, जो वाटर एनिमल्स होते हैं उनमें अमोनिया निकलता है, ठीक है। यूरिया हम लोगों के लिए इस्तेमाल होता है, हम लोग का वेस्ट मटेरियल है। और यूरिक एसिड रेप्टाइल्स हो गए, बर्ड्स वगैरह हो गए, इनके यूरिक एसिड वेस्ट मटेरियल होते हैं। तो जो अमोनिया होता है ये मोस्ट टॉक्सिक होता है और लीस्ट टॉक्सिक होता है यूरिक एसिड, ठीक। तो अब मान लो ये एक केज है, ठीक है। मान के चलो ये एक केज है, इसके अंदर कोई एक एनिमल है जो जिसका वेस्ट मटेरियल अमोनिया है, ठीक है। अब उसमें क्या हुआ, अब इस केज में आपने वेंटिलेशन नहीं दी, तो उससे क्या होगा, जो अमोनिया है, अमोनिया क्या टॉक्सिक है, तो ये केज में फैल जाएगा, सिंपल सी बात है। तो इस अमोनिया एक्यूमुलेशन से क्या इस एनिमल की डेथ हो जा सकती है, जी बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि अमोनिया टॉक्सिक है, हाईली टॉक्सिक है। तो प्रॉपर वेंटिलेशन से क्या होता है, अमोनिया एक्यूमुलेशन से बचा जा सकता है, ठीक है। केज शुड बी लेबल्ड विद एनिमल आईडी एंड डेट। पिंजरे में जानवर की आईडी, तारीख का लेबल होना चाहिए। डिसइंफेक्शन ऑफ फ्लूइड्स इज डन यूजिंग 1% ब्लीच। देखो डिसइंफेक्शन जो हमने बात की थी कब करनी चाहिए, पहली चीज तो वीकली करनी चाहिए, वीकली करनी चाहिए। और वीकली कैसी करनी चाहिए, 1% ब्लीच से इस्तेमाल करनी चाहिए। ये लाइन ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इन्हें चीज क्लियर है। ब्रीडिंग रेशियो इज यूजुअली 1 मेल to 2 3 फीमेल्स। ये मैंने बताया था 1:2 या 3 फीमेल। मेल कितना होगा 1 और फीमेल कितनी होंगी 2 से 3 होनी चाहिए, ये रेशियो होना चाहिए ब्रीडिंग का रेशियो, ठीक है। फिर मैंने बात की थी वियनिंग, अभी याद रखो वियनिंग क्या होता है, तो वियनिंग होता है माउस में दूध का छुड़ाना। कितना होना चाहिए, 21 डेज में माउस क्या करता है, मिल्क पीता है, ठीक है। तो 21 डेज में उसे दूध को छुड़ाना चाहिए, वियनिंग करना चाहिए, ये चीज क्लियर है। इंसिनरेशन इज द मोस्ट प्रेफर्ड मेथड ऑफ डेड एनिमल डिस्पोजल। मृत जानवरों में निस्तारण के लिए इंसिनरेशन सबसे बेहतरीन तरीका है, ठीक है। ये भी मैंने बताया था, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से याद रखना। तो ये थे वन लाइनर्स, इसके आपका पूरा रिवीजन हो गया। अब बचा खुचा चीज हम देख लेते हैं एमसीक्यू प्रैक्टिस में, ठीक है। इसके बाद आपका इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, बिल्कुल निश्चिंत रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, इतना ही पढ़ लो, बहुत है, ठीक है। आगे देखो, मोस्ट कॉमनली यूज लेबोरेटरी एनिमल, मैंने बार बार बताया है सबसे कॉमनली लेबोरेटरी एनिमल, सबसे कॉमनली यूज लेबोरेटरी एनिमल क्या है, रैबिट है क्या, नहीं है। गिनी पिग है क्या, नहीं है। मंकी यूज ही नहीं करते हैं, बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, कभी कभार। तो माउस जो होता है वो मोस्ट कॉमनली यूज लेबोरेटरी एनिमल है। गिनीज पिग रिक्वायर्ड विच विटामिन सी, सॉरी विच विटामिन इन डाइट, सॉरी बता दिया मैंने। विटामिन चाहिए क्या, नहीं। विटामिन B12 चाहिए क्या, नहीं। विटामिन डी चाहिए क्या, नहीं। विटामिन सी, हाँ बिल्कुल, इसकी कमी से क्या डिफिशियंसी हो जाती है इस गिनी पिग में, स्कर्वी हो जाता है, स्कर्वी हो जाता है। तो इतनी चीज क्लियर है। आगे मैं बात करूं, स्टरलाइजेशन ऑफ एनिमल केज इज प्रेफर्ड डन बाय। हॉट एयर ओवन से स्टरलाइजेशन होता है क्या, नहीं। यूवी लाइट से होता है क्या, नहीं। बॉइलिंग करना चाहिए क्या केस का, नहीं। तो केस को कैसे स्टरलाइज करेंगे, हम ऑटो क्लेविंग से इस्तेमाल करेंगे। टेम्परेचर, प्रेशर और मिनट भी याद रख लेना इसके साथ साथ। फिर लाइट डार्क साइकिल एनिमल हाउसिंग इज। लाइट और डार्क कितना कितना चाहिए एनिमल को, अगर हमें रखना है तो 10 घंटे लाइट 14 घंटे डार्क चाहिए क्या, नहीं। 8 घंटे लाइट और 16 घंटे डार्क चाहिए क्या, नहीं। 14 घंटे लाइट और 10 घंटे डार्क चाहिए क्या, नहीं। तो 12 12 घंटे चाहिए क्या, बिल्कुल जी। आंसर यही हो जाएगा, 12 घंटे लाइट और 12 घंटे डार्क। ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर लेबोरेटरी हाउ एनिमल हाउसिंग इज। ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना चाहिए एनिमल को रखने के लिए, तो 20 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है।
विच एनिमल ई यूज्ड इन पायरोजन टेस्टिंग, मैंने चार्ट में बहुत अच्छे से पढ़ाया था, इंपॉर्टेंट है याद रखना। पायरोजन टेस्टिंग के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, रैबिट को रखते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेना, ठीक है। डिस्पोजल ऑफ डिसइंफेक्टेड एनिमल मटेरियल फॉलोज, डिस्पोजल अगर हम बात करें इन्फेक्टेड एनिमल मटेरियल का, किसको फॉलो करता है, क्लिनिकल वेस्ट एक्ट को फॉलो करता है, क्या मैंने नहीं पढ़ाया। एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ा है क्या, मैंने नहीं पढ़ाया। लैब सेफ्टी एक्ट पढ़ा है क्या, नहीं पढ़ाया। तो मैंने क्या बताया, बायोमेडिकल वेस्ट रूल 2016 को फॉलो करता है डिस्पोजल ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल मटेरियल। इतनी चीज क्लियर है। फिर मैं बात करूं प्रेफर्ड मेथड ऑफ डेड एनिमल डिस्पोजल, डेड एनिमल डिस्पोजल के लिए प्रेफर्ड मेथड कौन सा है, बरिंग है क्या, जी है, लेकिन प्रेफर्ड है क्या, वो सबसे हाईली प्रेफर्ड है क्या, नहीं। डंपिंग है क्या, नहीं। फ्रीजिंग है क्या, नहीं। इंसिनरेशन है क्या, जी, दहन करते हैं। तो ये सबसे प्रेफर्ड मेथड होता है डेड एनिमल के डिस्पोजल के लिए। हैंडलिंग ऑफ माइस इज डन, मैंने बताया था माइस को कैसे हैंडल करना चाहिए, क्या उसको कानों से पकड़ना चाहिए, चूहे के कान ही नहीं पाओगे पहली चीज तो। लेग से पकड़ोगे क्या, नहीं। हेड से पकड़ लोगे क्या, नहीं। तो किससे पकड़ोगे आप चूहों को, टेल एंड नेक से पकड़ोगे, ठीक है। तो हैंडलिंग ऑफ माइस इज डन बाय टेल एंड नेक। गेस्टेशन पीरियड ऑफ रैबिट, रैबिट का गेस्टेशन पीरियड बताओ, गर्भावस्था काल बताओ। तो रैबिट का गर्भावस्था काल कितना होता है, 28 से लेकर 33 दिनों का होता है। फीमेल माइस बिकम फर्टाइल, फीमेल माइस कितने दिनों में फर्टाइल हो जाती है, 6 से 8 ही वीक्स में फर्टाइल हो जाती है फीमेल माइस, ठीक है। बेडिंग इन एनिमल केज शुड बी चेंज्ड, बेडिंग जो होता है, जो बिछावन होता है एनिमल केजेस में, वो कितने दिन में चेंज होना चाहिए, वीकली चेंज होंगे क्या, नहीं। वीकली हम डिसइंफेक्शन करेंगे। ट्वाइस अ वीक, नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। मंथली करेंगे क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। डेली करेंगे, हाँ, डेली उनके बिछौने चेंज होने चाहिए। वीआईपी एनिमल्स है, ठीक है। एनिमल एक्सपेरिमेंट्स रिक्वायर्ड अप्रूवल फॉर्म, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने बताया था कि ऐसे ही सड़क से पकड़ के किसी भी एनिमल को आप लैब में इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके लिए आपको अप्रूवल चाहिए, किससे चाहिए, आईएईसी से चाहिए। आपको अप्रूवल आईएईसी से चाहिए, तभी आप उस एनिमल को लैब में इस्तेमाल कर सकते हो। फिर विच एनिमल इज यूज्ड इन टीबी वैक्सीन टेस्टिंग, कौन सा एनिमल इस्तेमाल करते हैं हम टीबी वैक्सीन की टेस्टिंग के लिए। रैट का इस्तेमाल करते हैं क्या, नहीं। रैबिट का इस्तेमाल करते हैं क्या, बिल्कुल नहीं। इस पायरोजन के लिए इस्तेमाल करते हैं। माउस का इस्तेमाल करते हैं क्या, बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करते हैं टीबी वैक्सीन के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर हमें क्वेश्चन पूछा जाए कि टीबी की वैक्सीन की टेस्ट हम किस में करते हैं, तो हम किस में करते हैं, जीनी पिग में करते हैं। गिनी पिग में हम क्या करते हैं, टीबी का वैक्सीन की टेस्टिंग करते हैं। पोस्टमार्टम ऑफ लैब एनिमल शुड बी डन इन, लैब एनिमल का पोस्टमार्टम डन होना चाहिए ओपन रूम में, खुले रूम में होना चाहिए क्या, डायसेक्शन टेबल में होना चाहिए क्या, नहीं, दोनों गलत है। एनिमल हाउस में होना चाहिए क्या, जहाँ एनिमल रखे उसी में पोस्टमार्टम कर दोगे क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं। बायोसेफ्टी हुड, हाँ, तो बायोसेफ्टी हुड में क्या करना चाहिए, पोस्टमार्टम करना चाहिए लैब एनिमल्स का। इतनी चीज क्लियर है। ह्यूमिडिटी रेंज मैंने बताई थी, इंपॉर्टेंट रेंज है, याद कर लेना। ह्यूमिडिटी रेंज कितनी होनी चाहिए एनिमल हाउसिंग के लिए, 30 से लेके 70% ह्यूमिड होना चाहिए, ठीक है। ब्रीडिंग रेशियो ऑफ मेल फीमेल इन माइस, मेल फीमेल बनी। ब्रीडिंग रेशियो मैंने बार बार बताया है, एक मेल पर कितनी माइस चाहिए, एक मेल अगर एक मेल माइस माउस है, चूहा है, तो उस पर कितनी फीमेल चाहिए, 2 से लेके 3 फीमेल चाहिए। तो ब्रीडिंग रेशियो कितना होना चाहिए, 1:2 होना चाहिए। 1:2 खोज लो, ये रहा आंसर आपका, ठीक है। ये होना चाहिए ब्रीडिंग रेशियो ऑफ अ मेल एंड फीमेल इन माइस। वीनिंग एज ऑफ माइस, यानी माइस को वीनिंग एज कितनी होनी चाहिए, कितने दिनों में हमें दूध छोड़ा देना चाहिए, 21 दिनों में वीनिंग होना जाना चाहिए माइस में। फूड फॉर लैब एनिमल शुड बी, लैब एनिमल्स के लिए फूड कौन सा होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए क्या, सूखे सूखे फल खिला दोगे, नहीं। फ्रेश होने चाहिए क्या, फ्रेश होने चाहिए, लेकिन इसका सटीक आंसर क्या है, तो इसका सटीक आंसर है स्टेराइल फूड। स्टेराइल फूड होना चाहिए लैब एनिमल्स के लिए, ठीक है। शार्प आर डिस्पोज्ड इन, जो शार्प्स होते हैं, जो नुकीली वस्तु होते हैं, उन्हें किस में डिस्पोज करना चाहिए, पेपर बैग में, नहीं। मेटल बॉक्स में, नहीं। ओपन बॉक्स बास्केट में, नहीं। तो पंचर प्रूफ कंटेनर होना चाहिए क्या, जी सर, पंचर प्रूफ कंटेनर में ही हम शार्प को डिस्पोज करना चाहिए। विच एनिमल इज मोस्ट लाइकली कॉमनली यूज्ड इन वैक्सीन पोटेंसी टेस्टिंग, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखो। कौन सा एनिमल किसमें मोस्ट कॉमनली इस्तेमाल करते हैं वैक्सीन पोटेंसी टेस्टिंग के लिए। तो मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि मोस्ट कॉमनली यू एनिमल कौन सा है, माउस होता है। ऐसे ही तो मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन वैक्सीन पोटेंसी टेस्टिंग के लिए भी हम माउस का ही इस्तेमाल करते हैं। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा ध्यान रख लेना।
क्वेश्चन पढ़ते ही आप आंसर लगा दोगे, मोस्ट कॉमन लैब एनिमल, माउस लगा के आप आंसर घर चले आओगे, ठीक है? आपका हो जाएगा क्वेश्चन गलत, क्योंकि इसमें मैंने पूछा है व्हिच इज़ नॉट। तो क्वेश्चन हमेशा बहुत ध्यान से आँखें खुली होकर पढ़ लेना। आँखें खुली होकर पढ़ोगे तो आपका एक भी सिली मिस्टेक्स नहीं होंगे, वरना छोटे-छोटे सिली मिस्टेक्स पे घर आके माथा पीटोगे, ठीक है? तो कौन-सा है जो मोस्ट कॉमन लैब एनिमल नहीं है? माउस तो मोस्ट कॉमन है, रैट इस्तेमाल किए ही जाते हैं, डॉग कभी-कभी इस्तेमाल कर लिए जाते हैं, शेर इस्तेमाल करते हैं क्या हम लैब में? सिंपल सी बात है यार, शेर लेके थोड़ी आएँगे लैब में। पता चले हम लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कुछ पता लगाने के लिए, शेर ने हमारा एक्सपेरिमेंट करके खा गया। तो इतनी चीज़ें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि क्वेश्चन पढ़ते टाइम बिल्कुल इसको देख लिया करो, क्वेश्चन अच्छे से देख लिया करो। पहला ऑप्शन ऐसा ही दिया रहता है जिसको आप फटाफट से आंसर मार के चले आओगे। इसको नहीं देखा, फटाफट से कॉमन लैब एनिमल माउस आंसर मारा, चले आओगे घर। ठीक है? तो क्वेश्चन अच्छे से हमेशा पढ़ते रहना। फास्टिंग बिफोर एनिमल सर्जरी इज डन टू। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं। फास्टिंग क्यों कराना चाहिए? एनिमल की ही अगर हम बात करें, यहाँ तो हम खैर एनिमल के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर हम इंसानों की भी बात करें, तो हमारी जब सर्जरी होने जाती है, तो क्या डॉक्टर हमें कुछ घंटे पहले से खाना-पीना मना कर देते हैं? जी हाँ, बिल्कुल मना कर देते हैं। क्यों मना कर देते हैं? क्योंकि सर्जरी होने वाली रहती है, तो ऐसा क्या चीज़ होता है कि डॉक्टर हमें खाने से मना कर देते हैं, ठीक है? इंक्रीज़ वेट, ऐसा है क्या कि सर्जरी करते टाइम अगर आप खाना गलोगे तो वेट बढ़ जाएगा, तो कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं। फॉर एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया अच्छे से काम करेगा, एनेस्थीसिया का खाने से कोई लेना-देना नहीं है। रिड्यूस ब्लीडिंग, ब्लीडिंग कम कर देगा क्या आप खाना खाओगे तो? नहीं, बिल्कुल नहीं कम करेगा। ब्लीडिंग तो आपके उस पे कोएगुलेशन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। प्रिवेंट वोमिटिंग, अब देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वोमिटिंग आ सकती है सर्जरी के टाइम क्योंकि आपको हैवी दवाइयों के डोज दिए जाते हैं। साथ में साथ आपको कई सारे ऐसे माहौल भी होते हैं जिसमें आपको वोमिट होने की संभावना बनी रहती है। तो इसका आंसर हो जाता है फास्टिंग हमें एनिमल सर्जरी से पहले होना चाहिए। क्यों? वोमिटिंग की प्रिवेंशन के लिए। तो प्रिवेंट वोमिटिंग, वोमिट प्रिवेंट करने के लिए फास्टिंग होना चाहिए। इतनी चीज क्लियर है? मोस्ट कॉमनली यूज्ड एनेस्थीसिया फॉर स्मॉल एनिमल्स। मोस्ट कॉमनली यूज्ड एनेस्थीसिया कौन सा है स्मॉल एनिमल्स के लिए, छोटे जानवरों के लिए? मोस्ट कॉमनली कौन सा एनेस्थीसिया इस्तेमाल करते हैं? इस ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईथर नहीं, गलत है। क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म तो बेहोश करने के इस्तेमाल करते हैं, वो जो रुमाल में लगा के मूवी में सुंघा देते हैं, उससे एनेस्थीसिया दिया जाता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। नाइट्रस ऑक्साइड, बिल्कुल नहीं। कौन-सा देते हैं? केटामाइन। केटामाइन एनेस्थीसिया देते हैं हम स्मॉल एनिमल्स को एनेस्थेटिक स्टेज में लाने के लिए, ठीक है? फिर अगला क्वेश्चन देखो, एल्बिनो रैट्स आर कॉमनली यूज्ड बिकॉज़ एल्बिनो रैट, एल्बिनो किसको बोलते हैं? जिसका रंग उड़ गया हो, सफेद हो, उसको हम बोलते हैं एल्बिन, एल्बिनिज़्म। एल्बिनो मतलब उनके कलर क्या होते हैं, जेनेटिक की वजह से उनके कलर नहीं आते, तो उनको हम बोलते हैं एल्बिनो रैट। एल्बिनो रैट कॉमनली कहाँ यूज़ किए जाते हैं? देखो, दे आर एग्रेसिव, easily available and expensive, resistant to drugs and cannot be breed easily। ठीक है, तो इसका आंसर होगा इजीली अवेलेबल एंड इनएक्सपेंसिव। महंगे नहीं होते हैं और हमेशा इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। तो एल्बिनो रेड्स का हम कॉमनली इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इजीली अवेलेबल होते हैं और इनएक्सपेंसिव होते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो, आप एलिमिनेशन मेथड से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। मान लो आपको एक क्वेश्चन नहीं आया, एग्जाम हॉल में आप बैठे हो, तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे? हमने क्वेश्चन पढ़ा कि रेड एल्बिनो अभी छोड़ दो, एल्बिनो छोड़ दो, आप कॉमनली रेड की बात करो। रेड आर कॉमनली यूज्ड बिकॉज़ हम चूहों का इस्तेमाल मोस्ट कॉमन करते हैं क्या? बिल्कुल करते हैं। कॉमनली यूज़ करेंगे क्योंकि दे आर एग्रेसिव। अगर एग्रेसिव होंगे तो क्या हम उसको कॉमनली इस्तेमाल करेंगे क्या? थोड़ा-सा सेंस लगाना। बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करेंगे। अगर एग्रेसिव हैं, वही बात की मैंने अभी लायन के ऊपर देखा था मैंने। लायन ऑप्शन था, तो आप लायन लैब में इस्तेमाल करोगे क्या? एग्रेसिव एनिमल है, काट-कूट लेगा, आपको खा जाएगा। तो एग्रेसिव है तो इसलिए इस्तेमाल करोगे कॉमनली? नहीं। रेजिस्टेंट टू ड्रग, अब हम क्या कर रहे हैं? ड्रग टेस्टिंग कर रहे हैं, मान लो वैक्सीन टेस्टिंग कर रहे हैं। अब उस ड्रग के लिए रेजिस्टेंट है, आप दिन भर सुई लगाते जाओ, पता चले उसको कोई असर ही नहीं पड़ रहा हो, आपकी स्टडी हो पाएगी क्या? नहीं, ये मेथड भी एलिमिनेट करो। कैन नॉट बी ब्रीड इजिली, हम लैब में ऐसे एनिमल्स का इस्तेमाल करते हैं जो इजीली ब्रीड कर जाए और कम टाइम में ब्रीड कर जाए, जिससे हमें फटाफट से उसके बारे में नॉलेज हो सके। तो कैन नॉट बी ब्रीड इजिली, इजिली नहीं ब्रीड करेंगे तो भी क्या हम उसको कॉमनली यूज करेंगे क्या? नहीं यूज करेंगे। एक ऑप्शन बचा, सीधे लगा के घर आ जाओ। तो कई बार होता है एलिमिनेशन मेथड से भी क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। ठीक है, पर्पज ऑफ केज स्टरलाइजेशन, केज स्टरलाइजेशन के लिए क्या पर्पज होता है? रिमूव ऑर्डर, गंध को हटाना, अवॉइड ब्रेकेज, प्रिवेंट इन्फेक्शन या रिड्यूस नॉइस।
तो देखो इसमें भी एलिमिनेशन मेथड लगाओ, नहीं आ रहा है मान लो आपको क्वेश्चन, ये तो सीधी सी बात है, क्वेश्चन इजी है पर आपको नहीं आ रहा है, तो क्वेश्चन देखो पढ़ो कैसे एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं। पर्पस ऑफ केज स्टरलाइजेशन, केज स्टरलाइजेशन यानी पिंजड़े को हमें क्यों साफ करना चाहिए? गंध को हटाने के लिए। गंध हटा दोगे क्या तो एनिमल सेफ हो जाएगा? नहीं, गलत ऑप्शन है। अवॉइड ब्रेकेज, टूटने के लिए। एनिमल टूट सकता है क्या? या केज टूट सकता है क्या? केज को साफ करोगे केज टूट सकता है? बिल्कुल गलत ऑप्शन है। रिड्यूस नॉइस, अब पिंजड़ा का धो दोगे आप तो उसका नॉइज रिड्यूस हो जाएगा, उससे कुछ फायदा होगा क्या? उसको स्टेरिलाइज करने से कुछ फायदा होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये भी ऑप्शन गलत है। तो एक चीज बचा, प्रिवेंट इन्फेक्शन, हमें इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना है, एनिमल को इन्फेक्ट होने से बचाना है, तो इसलिए हम केज का स्टेरिलाइजेशन करते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे हमेशा सॉल्व किया करो मेरे दोस्त, हमेशा आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से सही होगा। और ये एमसीक्यू सीरीज है ना, ये फंडा बॉक्स जब खत्म हो जाएगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम कवर कर लेंगे, तो एक-एक लैब के करीब 3 से 4-4 क्लास में लूँगा एमसीक्यू पे ही पूरे। कम से कम 500-500, 600-600 एमसीक्यू एक-एक जैसे आपका हेमेटोलॉजी हो गया, 300-300, 400-400 पिलू एमसीक्यू कर लेंगे और बेहतरीन तरीके से करेंगे। बस साथ में आप बने रहो, ठीक है? सपोर्ट दिखाते रहो बस। व्हिच एनिमल इज़ यूज्ड प्रेगनेंसी टेस्ट? प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए कौन-सा एनिमल इस्तेमाल करते हैं? मैं देखो रैबिट, डॉग, गिनी पिग या फॉग? तो इसका रटने वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है? स्टार मार्क कर लो। कौन सा एनिमल हम इस्तेमाल करते हैं प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए? तो प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए हम फ्रॉग या मेढक का इस्तेमाल करते हैं। ब्लड कलेक्शन इन रैट कॉमनली डन फ्रॉम, रैट में अगर हमें ब्लड कलेक्शन करना हो तो किससे करेंगे? हार्ट से? नहीं, मर जाएगा। ईयर वेन से नहीं करेंगे, जगलर वेन से नहीं करेंगे, तो टेल वेन से करेंगे ब्लड कलेक्शन अगर हमें रैट में करना हो तो। फिर मैंने बताया था आईएईसी, इससे क्या हो हमें परमिशन लेनी पड़ती है। कोई भी एनिमल हमें इस्तेमाल करना हो तो इससे हमें परमिशन लेनी पड़ती है। अब आईएईसी का पहली चीज़ तो फुल फॉर्म देखो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल एनिमल एथिक्स कमेटी, ठीक है? इंस्टीट्यूशनल एनिमल एथिक कमेटी इसको बोलते हैं आईएईसी। ये किसके अंडर वर्क करता है? आईसीएमआर के अंडर, सीपीसीएसईए, एनवीएबीएल या एमसीआई, ठीक है? तो मैंने बताया था शुरू-शुरू में कि सीपीसीएई के अंदर ये काम करता है आईएईसी, इतनी चीज़ क्लियर है? इन गिनी पिग ब्रीडिंग एज स्टार्ट एग, गिनी पिग में ब्रीडिंग एज कितने एज में स्टार्ट होती है? तो मैंने शुरू में चार्ट में ही बता दिया था, 8 वीक में स्टार्ट हो जाती है। विच एनिमल इज कॉमनली यूज्ड फॉर स्किन टेस्टिंग? ये भी इंपॉर्टेंट है। कौन सा एनिमल स्किन टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं? गिनी पिग का इस्तेमाल करते हैं स्किन टेस्टिंग के लिए। हाउ ऑफन शुड केज बी क्लीन इन एसपीएफ एनिमल? एसपीएफ एनिमल के अंदर केज हमें कितने दिनों में क्लीन करना चाहिए? ठीक है, एवरी 3rd डे पर हमें एसपीएफ एनिमल के लिए केज साफ करना चाहिए। इन विच पोजीशन आर स्मॉल एनिमल्स यूज रेस्ट्रेंडेड? कौन से पोजीशन पर स्मॉल एनिमल्स यूज रेस्ट्रेंड होते हैं? सुपाइन, लेटरल, प्रोन या हेड अप? तो सुपाइन पर बिल्कुल इसका आंसर हो जाना चाहिए। मोस्ट अप्रोप्रिएट वे टू मॉनिटर एनिमल सफरिंग? एनिमल सफरिंग के लिए मॉनिटर करने के लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट वे कैसा होना चाहिए? वेट लॉस, स्लीप पैटर्न, बॉडी टेम्परेचर। एक चीज बताओ, अगर हम एनिमल को लैब में रखे हुए हैं तो क्या इतनी चीजें हम मॉनिटर करेंगे? उसका वेट मेंटेन करना चाहिए, मैंने सीधी सीधी वन लाइनर्स में बताया था कि वेट को मेंटेन रखना चाहिए, तो वेट लॉस होने देंगे क्या? नहीं। स्लीप पैटर्न, 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसका स्लीप पैटर्न बना रहे। बॉडी टेम्परेचर, हम उसको 20 से 26 डिग्री रूम टेम्परेचर पर या 20 से 26 डिग्री टेम्परेचर पर और ह्यूमिडिटी एक मेंटेन टेम्परेचर पर क्यों रख रहे हैं? क्योंकि उसका बॉडी टेम्परेचर नियत बना रहे। तो क्या इतनी सारी चीज़ें इसका आंसर हो जाएँगी क्या? जी बिल्कुल, हमें ये सारी चीज़ें मॉनिटर करती रहनी चाहिए लैब में। फिर लास्ट क्वेश्चन देखो, ज़ूनोटिक डिजीज़ फ्रॉम लैब एनिमल। लैब एनिमल में ज़ूनोटिक डिजीज़ क्या है? ट्यूबरकुलोसिस, डायबिटीज़, कैंसर, हीमोफीलिया। इसका आंसर ट्यूबरकुलोसिस हो जाएगा। तो ज़ूनोटिक डिजीज़ इन लैब एनिमल फ्रॉम लैब एनिमल्स इज़ ट्यूबरकुलोसिस। तो इसका भी रट लेना, ठीक है? तो ये था आपका पूरा बेहतरीन लेक्चर एनिमल केयर पर। इससे बेहतरीन लेक्चर आपको कहीं नहीं मिलेगा। मिलेगा क्या? मिलेगा ही नहीं। कैसा भी लेक्चर यूट्यूब पर अवेलेबल ही नहीं है। बहुत कम लोगों ने इस चीज़ को टॉपिक को कवर किया है, ठीक है? तो आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक बार लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट में अपना एप्रिसिएशन ज़रूर दे देना। मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहेगी, ठीक है? वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और थैंक्स फॉर वॉचिंग और नोट्स आपको टेलीग्राम पे ज़रूर मिल जाएगा। ओके?